आप, मैं हूं आपके साथ पूजा चरसिया। क्या कहते हैं आज के अखबार, क्या है आज की सुर्खियां और क्या पूरे दिन चलने वाला है, इन तमाम खबरों को लेकर आज हम आपके सामने आ गए हैं और इस पर बातचीत करेंगे कि आज पूरे दिन क्या क्या होने वाला है। आज का हिंदुस्तान क्या कहता है, आज का दैनिक भास्कर क्या कहता है, दैनिक जागरण क्या कहता है, अमर उजाला क्या कहता है। तो इन सभी अखबारों की आज की सुर्खियां क्या है, इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जो जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मनोज सिन्हा जो पूर्व मंत्री थे, उन्हें अब नया उपराज्यपाल बनाया गया है। जैसे कि केंद्र शासित राज्य बनाए जाने के बाद मनोज सिन्हा जो है वो दूसरे राज्यपाल बन गए हैं जम्मू कश्मीर के। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो इससे पहले राज्यपाल थे, जब केंद्र शासित प्रदेश बना जम्मू कश्मीर, तो जो है मुर्मू को बनाया गया था। जीएस मुर्मू को पहला उपराज्यपाल बनाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले जब पूर्ण राज्य था जम्मू कश्मीर, तब सत्यपाल मलिक अंतिम राज्यपाल थे। तो वहीं अब उप राज्यपाल की बात कर रहे हैं, मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है। इस खबर से शुरुआत करेंगे कि आज के पेपर्स क्या कह रहे हैं। तो बात कर रहे हैं हम अमर उजाला की बात करें तो अमर उजाला ने इस खबर को कैसे लिया, इस पर बातचीत करेंगे। तो गिरीश चंद्र मुर्मू ने अपने जो है पद से इस्तीफा दे दिया है और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि गिरीश चंद्र मुर्मू जो राज्यपाल माफ कीजिएगा जो उपराज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा ऐसे समय पे दिया जब धारा 370 को जो है हटाए जाने पर पूरे 1 साल हो गए और ऐसे समय पर उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दिया और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है और अब पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा वो जो है नए उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के बनाए गए हैं। तो बीजेपी के ये वरिष्ठ नेता भी हैं जिन्हें नया उपराज्यपाल बनाया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति सचिवालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। लगभग 9 महीने तक प्रदेश की कमान संभालने वाले मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेख परीक्षक यानी कि CAG होंगे। मुर्मू ने अनुच्छेद 370 हटने की पहली वर्षगांठ पर त्यागपत्र दिया है, जैसे कि हमने आपको बताया। कल देर शाम अचानक उपराज्यपाल के इस्तीफे की चर्चा शुरू हुई। पूरे दिन उन्होंने सरकारी कामकाज किया, प्रशासनिक परिषद की बैठक की अध्यक्षता की और शाम को उनके इस्तीफे की बात सामने आई। सूत्रों का कहना है कि मुर्मू को केंद्र में भेजे जाने की कवायद पिछले कई महीने से चल रही थी। सोशल मीडिया पर भी उन्हें हटाए जाने की बात वायरल हुई थी, लेकिन तब केंद्र ने उनका जो है बचाव किया था। बता दें कि 1985 बैच के IPS अधिकारी थे जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो उपराज्यपाल जो है बनाए गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बेहद एक करीबी बताए जाते हैं। ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, जो इस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के, उस समय इनके जो है गिरीश चंद्र मुर्मू प्रमुख सचिव भी रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो है पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री के तौर पर जब इनका पहला कार्यकाल था, तो उसमें जो है वित्त मंत्रालय में भी ये व्यय सचिव के पद पर रह चुके हैं, जिसके बाद इन्हें जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया गया था। कुछ और खबरों की बातचीत कर लेते हैं, राज्य की खबरों की बातचीत कर लेते हैं कि अमर उजाला क्या कहता है, दैनिक जागरण क्या कहता है। तो इसमें सबसे पहले इस खबर की बात करेंगे जो एक हादसा कह लीजिए कि सामने आया है गुजरात के अहमदाबाद से। जी हाँ, अहमदाबाद में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई और ICU वार्ड में ये आग लगी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। तो इस अग्निकांड में 8 लोग की मौत हो गई, जिसमें कि 5 पुरुष शामिल हैं और 3 महिलाएं शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये जो अस्पताल का नाम श्रेय अस्पताल बताया जा रहा है, जो कि COVID-19 को जो है के लिए जो है बनाया गया था, समर्पित किया गया था COVID-19 के मरीजों के लिए। और लगभग इसमें 50 मरीज जो है भर्ती थे COVID-19 के। वहीं आपको बता दें कि करीब 40 लोगों को सुरक्षित NDRF की टीम ने राहत बचाव कार्य के जरिए जो है सुरक्षित निकाल लिया। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर जो है ये आग कैसे लगी।
लेकिन अभी तक जो बात निकल कर सामने आई है वो ये कि अब तक ये आग कैसे लगी अस्पताल में जो है ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन अस्पताल प्रबंधन पर एक आरोप ज़रूर लग गया है कि अस्पताल प्रबंधन ने जो है दमकल के विभाग को जानकारी देने में, सूचना देने में वक्त लगाया। तो ये आरोप लग रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बात सामने निकल कर आई है कि अस्पताल प्रबंधन ने देरी की है। इसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ बात ज़रूर है जो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा क्यों किया। अगर ऐसा किया है तो अस्पताल प्रबंधन ने क्यों किया है, क्योंकि इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है। ये बेहद दर्दनाक हादसा जहाँ अग्निकांड हुआ, जो आग लग गई अस्पताल के आईसीयू वार्ड में, जो कि बहुत संवेदनशील वार्ड माना जाता है, उसमें आग लग जाती है और किसी को पता नहीं चलता कि आग आखिरकार कैसे लगी। अस्पताल प्रबंधन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अस्पताल प्रबंधन कहाँ था जब ये आग लगी। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे, स्टाफ थे, वो कहाँ थे कि आग लग गई, 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर आग कैसे लगी। बहरहाल ये खबर, हम इस खबर के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो मैंने आपको ये भी बता दें कि इस अग्निकांड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। 8 लोगों की जो मौत हो चुकी है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। बता दें कि ये नवरंगपुरा इलाके के अस्पताल की बात कर रहे हैं हम, जो श्रेय अस्पताल, जहाँ पर 40 मरीजों को सुरक्षित बचा लिया गया है और उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन मरीजों को वहाँ से निकाला गया है राहत बचाव के जरिए, उन्हें अब दूसरे अस्पताल में यानी कि एक सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस पूरे हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है और इसके साथ ही जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि जो है इससे जो और मरीज थे वहाँ पे और बड़ा हादसा हो सकता था। अगर अस्पताल प्रबंधन ने देरी नहीं की होती तो शायद कुछ लोगों की जान जो है बचा ली गई होती। जी हाँ, क्योंकि 8 लोगों की मौत और अस्पताल प्रबंधन पर इस तरीके के सवाल कहीं न कहीं संदेह के घेरे में अस्पताल प्रबंधन को भी डाल रहे हैं। तो हिंदुस्तान के खबर की बात कर रहे थे, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आग लगने की इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री और स्थानीय मेयर से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, अहमदाबाद के अस्पताल में लगी आग की घटना से दुख हुआ, परिजनों के प्रति संवेदनाएं, हादसे में घायल हुए लोग जल्द ठीक हो। मैंने स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और मेयर से बातचीत की है। प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद प्रदान कर रहा है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो भी नगर निगम के जो अधिकारी थे, प्रशासन के जो अधिकारी थे, हालांकि वो मौके पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव के जरिए लोगों को बचाया गया और मरीजों को अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन ने देरी क्यों की, क्योंकि जिस तरीके से मरीजों के जो है मरीजों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने फ़ोन करने में देरी की, वहीं जो मरीज़ जो भर्ती थे अस्पताल में, उनके परिवार को जैसे ही इस अग्निकांड के बारे में सूचना मिली, अफरा तफरी मच गई और वो पहुँच गई कि किसी तरीके से वो जो है उन्हें बचा ले, कि कहीं जो 8 लोगों की मौत हुई है कहीं वो तो शामिल नहीं है। जो है हर परिवार में जो है हड़कंप मच गया कि आखिर इतना बड़ा अग्निकांड कैसे हो गया जिसने 8 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया और अस्पताल प्रबंधन पर देरी का आरोप लग रहा है। तो कुछ और खबरों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। राज्य की खबरों की बातचीत कर रहे हैं, हमने गुजरात की बात कर लेते हैं मुंबई। तो मुंबई में आफत की बारिश जो है लगातार बनी हुई है। करीब बताया जा रहा है कि 3 से 4 घंटों में भारी बारिश की वजह से जो वहाँ के कई इलाके हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। गाड़ियाँ जो है सड़कों पर उनकी हालत ये है कि वो तैरती हुई नजर आई। आलम यह है कि वहाँ पर जो है कमर तक पानी पहुँच गया है और लोगों को आने जाने में आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा। इस को लेकर मौसम विभाग ने भी लगातार चेतावनी जारी की थी। कल भी इसके बारे में हमने बातचीत की थी। वहीं अभी भी मुंबई में रेड अलर्ट घोषित किया गया है और वहाँ पर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से कोई जनहानि ना हो। इसको लेकर तमाम तरह की कवायद भी चल रही है। वहीं एक और बातचीत आपको बता दूं कि 2 रेलवे ट्रैक इस भारी बारिश की वजह से फंस गए थे, जिनको राहत बचाव के जरिए करीब 290 यात्रियों को इस जो है
राहत बचाव के जरिए बचा लिया गया है, क्योंकि भारी जो बारिश हो रही है इससे आम जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही जो ट्रेनें हैं, बसें हैं, जो गाड़ी है वो भी प्रभावित हो रही है। आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को कहीं और जाना है, तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियाँ सड़कों पर तैरती हुई नजर आ रही है, इतना ज़्यादा पानी भर गया है। बताया जा रहा है कि 290 mm जो है बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले 46 सालों की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है मुंबई की बारिश ने। और लोग बहुत ही बेहाल है, वहाँ के जनजीवन की बातचीत कर रहे हैं कि हम जनजीवन पूरी तरीके से बेहाल है। वहीं अगले 3-4 घंटे की बात करें तो मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 3-4 घंटे में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश की जो है चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से भी। और मुख्यमंत्री ने निवासियों को घर के बाहर न निकलने की अपील की है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि हालात जो है वो सामान्य नहीं है। बाहर अगर आप निकलते हैं तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह से जो है जलमग्न हो गई हैं, गाड़ियाँ वहाँ पर तैर रही हैं। तो आप ऐसे में घर से बाहर ना निकलें, मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील की गई है। क्योंकि एक तरफ कोरोना की जो है महामारी है और दूसरी तरफ अगर आप बारिश में निकलते हैं, अगर आप और कोई भी जिसे नहीं पता कि वो कोरोना से संक्रमित है, अगर आप उसके संपर्क में आते हैं तो ये जो है कोरोना का जो आंकड़ा है डरावने वाला हो सकता है। क्योंकि मुंबई जो है राज्य ज़्यादा प्रभावित है इस कोरोना की वजह से। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील की गई है कि घरों से बाहर लोग ना निकले, क्योंकि स्थिति जो है बाहर की वो सामान्य नहीं है। तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी आप अपने घरों से बाहर निकले। तो मौसम विभाग की बात कर रहे थे हम, जो है कि मौसम विभाग ने ये चेतावनी दी है कि अगले 3-4 घंटों में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चलेंगी, भारी बारिश उसमें हो सकती है। वहीं रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से मुंबई की मस्जिद और भायखला स्टेशन के बीच 2 लोकल ट्रेनें फंस गई। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि उसमें जो है कई यात्री फंस गए थे, जिन्हें राहत बचाव के जरिए जो है निकाला गया है सुरक्षित उन्हें। और बताया जा रहा है कि 46 साल का रिकॉर्ड जो है यहाँ पर टूट गया है। जो तूफान आया था निसर्ग, उससे कहीं ना कहीं इस जो बारिश हुई है जो है 46 सालों का जो रिकॉर्ड टूट गया है। जो चक्रवाती तूफान था निसर्ग, उसको बताया जा रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक है जो इस समय अभी मुंबई की स्थिति बनी हुई है। जब पहले चक्रवाती तूफान निसर्ग आया था तो उसने कितनी तबाही मचाई थी, किस तरीके से लोगों का जनजीवन बेहाल हो गया था। और अब भी यही हाल है कि उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है और बाढ़ जैसे हालात मुंबई में भी बने हुए हैं। जैसा कि बिहार सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित है, असम प्रभावित है, वहीं ऐसे में मुंबई में भी बाढ़ की स्थिति जो है बनी हुई है। बातचीत कर रहे थे कुछ और खबरों की कि दैनिक जागरण क्या कहता है कि जैसे कि हमने बताया कि मनोज सिन्हा जो है नए जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। वहीं अब बात कर रहे थे उस खबर की जो सबसे ज़्यादा इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। हम भी आपको रोज़ इस खबर से जुड़ी नई नई अपडेट्स देते रहते हैं, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का मामला। जी हाँ, हमने जैसा कि आपको कल भी बताया था कि नीतीश सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की जो प्रस्ताव है वो केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो मैं आपको बता दें कि अब केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी सबसे पहले कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या हत्या की थी, और अगर आत्महत्या की थी तो क्यों की थी जो है, और उसके पीछे किसी की जो साजिश तो रही, किसी ने उकसाया तो नहीं है। और अगर किसी ने हत्या की है तो उस हत्या में किसने उनकी हत्या की है, इन तमाम सवालों के जवाब जो है सीबीआई नए सिरे से एफआईआर दर्ज करके शुरू करेगी अपनी जांच। और रिया चक्रवर्ती जो एक नाम सबसे ज़्यादा इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, जब से सुशांत सिंह राजपूत की जो है मौत हुई है तब से ये नाम जो है लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। तो उनका क्या रोल है, इस पर भी सीबीआई जांच करेगी।
वहीं संजय राउत ने कहा है कि सुशांत मामले से आदित्य ठाकरे को जोड़ने की कोशिश न की जाए। जब ये बात टीका के सामने आई है तो जो शिवसेना नेता है संजय राउत, उन्होंने कहा है कि सुशांत राजपूत की मौत के मामले में राज्य के मंत्री और युवा सेना के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। जैसा कि आपको एक और बात याद दिला दें कि जब बिहार के पुलिस के हाथ में जब ये ट्रांसफर किया गया मामला जांच के लिए, तो बिहार की पुलिस जब मुंबई पहुंची तो मुंबई पुलिस ने जो है साथ नहीं दिया बिहार पुलिस का, उल्टा जो एसपी थे उनको विनय तिवारी, उनको ही होम क्वारंटीन कर दिया। हालांकि इसमें एक बात जो निकल कर सामने आई है वो ये भी कि डीजीपी गुप्तेश्वर जो है पांडे ने, उन्होंने ट्वीट किया है कि जो मुंबई की पुलिस है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की भी एक तरीके से अवहेलना कर रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस जो है काफ़ी अच्छी तरीके से हर जो है मामले को हैंडल करते आई है, लेकिन इस तरीके की जो अभी जो सिचुएशन बनी हुई है सुशांत राजपूत के मामले को लेकर, इस तरह का व्यवहार बिहार पुलिस के साथ करना गलत है। जो है साथ देना चाहिए बिहार पुलिस, इस तरीके से जांच कर रही है पूरे मामले की, उसमें मुंबई पुलिस को साथ देना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया था कि जो है विनय तिवारी जो है उनको उनके जो जांच कर रहे हैं जो इस पूरे मामले की, और उनमें जो है उनका जो है साथ दिया जाए। बावजूद इसके अभी तक मुंबई पुलिस और एफबीएमसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की अवहेलना एक तरीके से कह सकते हैं कि की है कि, और अभी तक एसपी को जो है क्वारंटीन जो मुहर लगाया था, क्वारंटीन के लिए कहा था, जो कोरोना का हवाला दिया था, और उस जो है सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानी है, जिस पर डीजीपी ने जो है नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया कि सुप्रीम कोर्ट की जो है बातों को भी नहीं माना जा रहा है मुंबई पुलिस और बीएमसी की तरफ से। मैं आपको बता दें कि अब इस नए मामले में एक और कड़ी जुड़ गई है आदित्य ठाकरे को लेकर, जिस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री युवा नेता हैं उनको जो है इस पूरे मामले से जो है जोड़ने की कोशिश न की जाए, साजिश रची जा रही है इस पूरे मामले में उन्हें जोड़ने की, जिसे राज्य सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। बिना किसी का नाम लिए राउत ने कहा कि विपक्ष अभी तक ये पहचान नहीं सका है कि शिवसेना के नेतृत्व में कैसे राज्य में सरकार बन गई है। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि बिना नाम लिए विपक्ष, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी पर जो है निशाना साधा है, कहा है कि अभी तक विपक्ष ये नहीं बचा पा रहा है कि कैसे राज्य में जो है मुंबई में पूरे महाराष्ट्र में कैसे राज्य में जो है शिवसेना नेतृत्व कर रही पूरे राज्य का, कैसे सरकार चला रही है इस पर। क्योंकि आपको बता दें कि जब चुनाव हुए तो बीजेपी और शिवसेना ने जो है एक साथ चुनाव प्रचार किया था, एक साथ जो है आए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो बीजेपी और शिवसेना में जो है टकराव की स्थिति देखी गई, जिसमें पहले शिवसेना की तरफ से कहा गया कि 50-50 का जो है फॉर्मूले के तहत किया गया, लेकिन जब बीजेपी और शिवसेना की बात जब नहीं बनी तो उन्होंने किनारा कर लिया बीजेपी से, शिवसेना जो है ने बीजेपी से किनारा कर दिया और कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर जो है राज्य में सरकार चला रही है। तो देखिए, हालांकि बीजेपी ने इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने दूसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन पूरे इस घटनाक्रम में जब शिवसेना ने आगे कदम बढ़ाया और जो है काफ़ी बातचीत चली, काफ़ी राजनीति हुई, उसके बाद फिर से सरकार जो है गिर गई बीजेपी की। जी हाँ, बिल्कुल, भारत ने कई बार इस मुद्दे को लेकर जो है पाकिस्तान जब नए नए दांवपेच खेलता है तब पाकिस्तान ने भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहा है। वो किसी न किसी के जरिए वो चाह रहा है कि कश्मीर को किसी भी तरीके से कश्मीर पर कब्जा पा ले, लेकिन ये हमारे देश का, ये हमारा अभिन्न अंग है, तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं। और लगातार भारत की तरफ से भी जब इस मुद्दे को उछाला जाता है, भारत भी पाकिस्तान की लताड़ लगाता है, लेकिन पाकिस्तान है कि उसे कह लीजिए कि शर्म ही नहीं आती और वो बार बार इस मुद्दे को उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र में
भारत के स्थायी प्रतिनिधि त्रिमूर्ति ने कहा है कि इससे पहले पाकिस्तान ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संस्था के समक्ष इस मुद्दे को उठाने का असफल प्रयास किया था। त्रिमूर्ति ने कहा है कि परिषद की बैठक में अगर सभी देश इस बात पर सहमत दिखे कि कश्मीर मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है, ऐसे में पाकिस्तान का ये प्रयास एक बार फिर से विफल हो गया। जैसा कि हमने बताया कि वो पहले भी जो है इस पूरे मामले में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की बात कर चुका है, लेकिन भारत की तरफ से ये बार बार कहा गया है कि ये भारत और पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, इसमें किसी तीसरे देश को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो हमने आपको बताया, जैसे कि हम अमर उजाला की खबर की बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान की फजीहत एक बार फिर से हुई है। वहीं अब हम हिंदुस्तान के बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान की कुछ और खबरों के बारे में, बिजनेस से रिलेटेड खबरों की बातचीत करें तो कोरोनिल पर बाबा रामदेव ने कहा है कि अगर ऐसा करता है तो 5,000 करोड़ रुपए तक कमा लेगा। तो इस खबर के बारे में पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर ये पूरी खबर क्या कहती है, हिंदुस्तान ने इस खबर को किस तरीके से उठाया है, इस पर पूरी बातचीत कर लेते हैं। तो कोरोना को लेकर बाबा रामदेव ने एक बार फिर नया दावा किया है। योगों के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद को कोविड-19 की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली विवादित दवा कोरोना के लिए हर दिन 10 लाख पैकेट की मांग मिल रही है। रामदेव ने बुधवार को कहा कि हरिद्वार स्थित ये कंपनी मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है, क्योंकि फिलहाल वो हर दिन सिर्फ 1 लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है। उन्होंने दावा किया कि आज हमारे पास हर रोज कोरोनिल को उनके 10 लाख पैकेट की मांग है और हमें केवल 1 लाख की आपूर्ति हम कर पा रहे हैं। बाबा रामदेव ने कहा है कि पतंजलि आयुर्वेद ने उसकी कीमत केवल 500 रुपये रखी थी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के दौर में अगर हमने इससे अधिक कीमत यहाँ तक कि 5,000 रुपये लगाई तो भी हम आसानी से 5,000 करोड़ रुपये का जो है बिजनेस कर सकते हैं, 5,000 करोड़ रुपये की कमाई कर सकते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। रामदेव उद्योग संस्थान एसोचैम द्वारा आयोजित कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो कोरोनिल दवा है उसकी मांग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है और 10 लाख पैकेट की जो है मांग हर रोज हो रही है। और उनका ये कहना है कि अगर हमें बिजनेस करना है, अगर हमें कमाई करना होता तो हम जो है इस पैकेट की जो कोरोनिल दवा है इसको 500 रुपये से अगर हम 5,000 रुपये भी कर देते हैं तो जो है करोड़ों में कमाई होगी। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोरोना का संकट है, तो ऐसे में वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हमने जैसे कि आपको बताया कि कोरोनिल दवा के बारे में कि जिस तरीके से कोरोना लगातार अपना रौद्र रूप अपना रहा है, उस पर इस कोरोनिल की दवा को लेकर बातचीत हुई है। तो हम लगातार ऐसे ही अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिन भर की सुर्खियाँ क्या है इसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। अखबार जो आज के है वो पूरे दिन में क्या कुछ चलने वाला है, लगातार हम आपको इसी तरीके से जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।